नमस्कार। स्वागत है आपका काव्य की दुनिया में। काव्य की दुनिया में कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कल हमारी व्याख्या पूर्ण हो चुकी थी। आज हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न अभ्यास जो इसमें दिया गया है उसके संबंध में हम विचार विमर्श करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रश्न पत्र में इन्हीं में से प्रश्न आपको उपलब्ध हो जाए। पेपर में प्रश्न किसी भी पंक्ति से, किसी भी शब्द से, किसी भी रूप में घुमाकर पूछा जा सकता है। तो आपको कविता का अध्ययन बहुत ध्यान से करना है, मात्र इन प्रश्न उत्तरों पर निर्भर नहीं रहना है। तो चलिए, जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं अभ्यास हेतु वह कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। कि जब बहुत गुस्से में परशुराम आते हैं तो लक्ष्मण जब सभा में पूछते हैं कि किसने तोड़ा है, ऐसा कर दूंगा मैं, बाहर आ जाइए, तब लक्ष्मण ने क्या कहा कि धनुष क्यों टूट गया, कौन से कारण गिनाए। तो उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि पहले आपने कभी क्रोध नहीं किया, हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, इस धनुष पर आपकी ममता किस हेतु है। फिर वो कहते हैं कि इसमें तो रघुनाथ का कोई दोष ही नहीं है, उन्होंने तो नए के भ्रम में देखा था, यह धनुष बिल्कुल जर्जर था, हाथ लगाते ही टूट गया है, या इस धनुष के टूटने में लाभ या हानि क्या है कि आपको इतना क्रोध आया है, पहले भी तो टूटे हैं। तो इस तरह के तर्क देकर वो अपनी बात को सिद्ध करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों की स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में बताएं। अब हमने शुरुआत में देखा कि बहुत विनम्रता से राम जो है खुद को परशुराम का सेवक बताते हुए कहते हैं कि आज्ञा दीजिए, क्या कहना है, आपके किसी सेवक का ही कार्य होगा जिससे धनुष टूटा है। तो इस संवाद से हमें पता लगता है कि राम बहुत शील स्वभाव के, विनयशील हैं, विनम्रता से बात करते हैं, मर्यादा में रहते हैं, उन्हें मालूम है अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, या कोई सामने वाला क्रोध में है तो उसे शांत कैसे किया जा सकता है। तो ये उनके स्वभाव में शामिल है, मृदुलता है, माधुर्य है, विनयशीलता है और मर्यादा है। और लक्ष्मण क्या है, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो क्रोध में है, अगर सामने से आप जवाब दोगे तो सामने वाले का क्रोध बढ़ता चला जाएगा, और लक्ष्मण वही कार्य कर रहे हैं। तो उनका संयम खुद पर थोड़ा सा कम है, क्रोध में शीघ्र आ जाते हैं। जो बात बहुत शांति से राम सिद्ध कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं जिस कार्य को, उसमें वह उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोध दिखा देते हैं और बात बिगड़ जाती है, और उनके जवाब देने से परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। तो वो मर्यादा का उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। हालांकि उन्होंने हर जगह उन्हें स्वामी और नाथ का संबोधन तो दिया है, ब्राह्मण देवता कहा है, द्विज देवता कहा है, लेकिन जो उनके आगे के शब्द होते हैं वो जो थोड़े इतने तीखे हैं, व्यंग्य से भरी हुई भाषा है उनकी, व्यंग्यात्मक भाषा है जो क्रोध को बढ़ाती है। अब अगला प्रश्न है, राम और परशुराम के जो संवाद का अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है, संवाद शैली में ही लिखना है। संवाद आप 9th में कर चुके हैं कि दो के बीच जो बातचीत लिखनी है। तो लक्ष्मण और परशुराम का जो भी जितने भी छंद इसमें आए हैं उनमें से जो आपको बेहतर लगा है आपको अपने शब्दों में, यानी कि खड़ी बोली में लिखना है, और दोनों के संवादों का अर्थ लिखना है कि परशुराम ने क्या कहा, फिर लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया होगा। अवधि में नहीं लिखना है क्योंकि यह कविता है अवधि भाषा में, आपको खड़ी बोली में ही लिखना है जिसमें हम और आप बोलते और लिखते और सुनते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पंक्तियां दी गई हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, जो परशुराम के संबंध में है, कि इन पंक्तियों के आधार पर, इस पद्यांश के आधार पर बताना है कि लक्ष्मण परशुराम ने अपने विषय में क्या बताया है। कि जो पंक्तियां नीचे हैं, 5 पंक्तियां दी गई हैं, इसमें परशुराम अपने विषय में क्या कहते हैं, वो अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं। पहली पंक्ति में उन्होंने बताया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही बहुत क्रोधी व्यक्ति हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, विरोध करने वाला हूँ, और मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से अनेक बार धरती को जीता है और जीत कर ब्राह्मणों को दान दे दिया है। फिर अगली पंक्ति में है कि मेरा फरसा बहुत घनघोर है और मैंने इसे सहस्त्रबाहु को भी मार डाला था, और मेरे फरसे के डर से तो गर्भ में ही बालक या शिशु का नाश हो जाता है, वह मर जाता है। तो इस तरह वो अपनी विशेषताएं लक्ष्मण को इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं।
अगले प्रश्न में है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने दोहा बोला था, सूर समर करनी करही, ये वाला, कि जो शूरवीर होता है वो युद्ध में कार्य करता है, जताता नहीं है अपने बारे में कहकर, जना हुई आपू, कहता है ना कि अपने बारे में कहकर नहीं जताता, वह काम करके दिखाता है। क्योंकि परशुराम बार बार बता रहे थे, तो कहता है कि कायर व्यक्ति ही होता है जो सामने से अपने यश के बारे में बात करता है। तो वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं कि वो धैर्यवान होता है, क्षमाशील होता है, युद्ध में कार्य करके बताता है, अपना यशोगान नहीं करता है, और एक और पंक्ति उन्होंने बोली थी, गाली देते न पावहु शोभा, अर्थात गाली देते हुए अपशब्दों का प्रयोग वो नहीं करता है, उसे गाली देना शोभा नहीं देता। तो वीर योद्धा की विशेषताएं लक्ष्मण ने बताई हैं। आप पूरी कविता को पढ़कर फिर अच्छी तरह से लिखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। बहुत अच्छी पंक्ति है। तो इस कथन पर आपको अपने विचार रखने हैं। मैं आपसे अपने विचार चर्चा करती हूँ के बारे में कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि अगर किसी व्यक्ति में साहस भी है, सामर्थ्य है, वह कुछ करने में सक्षम है, उसके पास ताकत भी है, लेकिन विनम्रता नहीं है, अहंकार में भरा हुआ है, तो अहंकार से क्या होता है? क्रोध का जन्म होता है। क्रोध क्या करता है? चीज़ें खराब करता है, विवेक खत्म कर देता है, और हमें सही गलत का आभास नहीं रहता, तो हम गलत मार्ग चुन लेते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। किसी दूसरे की अच्छी बातों को भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता भी हो तो बेहतर इसलिए है कि जब आप में ये गुण दोनों हैं, साहस और शक्ति, और साथ में विनम्रता है, तो ऐसा हो जाता है जैसे सोने पे सुहागा। तो दूसरे लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परख रहे हैं, उनमें आपकी छवि अच्छी बनती है। विनम्र व्यक्ति की बात को लोग ध्यान से सुनेंगे भी, और उसका प्रभाव भी अधिक पड़ता है, और जल्दी से उसे समझने का प्रयास भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ प्रेम से कह नहीं रहा है, यह अगर किसी ने नहीं सुना तो इसमें साहस और सामर्थ्य भी है, तो यह दूसरा रास्ता भी अपना सकता है। तो एक तो उसकी छवि अच्छी बनेगी, और मानवीय गुण है विनम्रता, साहस और शक्ति तो है ही है, तो उसके साथ विनयशील होना भी जरूरी है। जैसे श्री राम है, अपनी बात बहुत मधुरता से उन्होंने कविता में रखी है, तो उनकी एक अलग ही छवि उभर कर मर्यादा पुरुषोत्तम की सबके सामने आती है, और एक आज तक भी जो है उस ताकत को, उस शक्ति को माना जाता है, विनयशीलता की शक्ति को। आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें भाव मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगी, क्योंकि पहले समझा चुकी हूँ कि जो लक्ष्मण है बहुत कोमल स्वर में विहसी, हंसते हुए, अर्थात व्यंग्यात्मक रूप से, जो मुनि परशुराम हैं उनको महान योद्धा कहते हैं व्यंग्य रूप में, क्योंकि आप तो स्वयं को बहुत बड़ा मानते हैं, तो और मुझे ही डराना चाहते हैं अपने कुल्हाड़े से। तो जो मुख्य बात है इसमें कि चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ों की, आप मुझ जैसे पहाड़ जैसे अटल व्यक्ति को, शक्तिशाली व्यक्ति को फूंक मारकर धमकियां देकर डराना चाहते हैं। मुख्य बात ये है जो लक्ष्मण इसमें उन्हें कहना चाहते हैं। वो सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं कोई कमज़ोर अस्तित्व का व्यक्ति नहीं हूँ जो भयभीत हो जाऊँगा, मुझे भी युद्ध कौशल आता है, मैं भी एक वीर व्यक्ति हूँ। दूसरे में वो कहते हैं, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही जी तर्जनी देखी मर जाही, कि मैं अपने बारे में लक्ष्मण कहते, भाव यह है कि लक्ष्मण बहुत मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी हैं, वो वीर योद्धा हैं, वो केवल परशुराम की बातों से डरने वाले नहीं हैं। कुम्हड़बतिया अर्थात काशी फल के जैसे नहीं है कि तर्जनी दिखाने से, उंगली देखने से डर जाए, कि धमकियाँ सुनकर भयभीत होकर पीछे हट जाए। लक्ष्मण कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, कि मैं आपके कुठार सरासन बाना, धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर ये सब कुछ कह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप क्या हैं, और मुझे यह भी मालूम है कि मैं क्या हूँ। तो यही भाव है। तीसरे में क्या है कि जब परशुराम अपने अहंकार से भरी बातें बोल रहे हैं, अभिमान से भरी हुई, तो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते, तो विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते हैं, उनके मुंह पर नहीं कहते, अपने मन ही मन बात कर रहे हैं कि मुनि को तो अपनी जीत ही जीत दिखाई दे रही है, अर्थात हरा ही हरा दिख रहा है कि मैं ही जीतूंगा। और वो लक्ष्मण के व्यवहार को देखकर भी नहीं समझ रहे कि लक्ष्मण में कितना सामर्थ्य है। ऐसा लगता है कि वो मानो जानबूझकर ही अनजान बने हुए हैं। तो ये इसका भाव साम्य है। आप स्पष्टीकरण में इसके साथ साथ
और विस्तार से लिखेंगे। फिर है भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ। भाषा सौंदर्य किसका? तुलसी का। अब मानो आप कहेंगे कि हमने तो मात्र इतनी सी एक कविता पढ़ी है और तुलसी का काव्य नहीं पढ़ा है, तो इन्हीं पंक्तियों के जो आपकी कविता है, इसी कविता के आधार पर आपने तुलसी के भाषा के सौंदर्य की पंक्तियाँ लिखनी है। जो जो आपको लगता है भाषा का नाम लिखेंगे, उसमें रस कौन सा है, उसमें छंद कौन से हैं, उसके शब्द कैसे हैं, उनका भाव, उनमें भाव कैसे हैं, और मुहावरे हैं या नहीं, उदाहरण हैं या नहीं, इस तरह की बातें हमें भाषा सौंदर्य में छांटनी होती हैं। फिर है अगले प्रश्न में कि व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य, कि व्यंग्यात्मक भाषा बहुत अच्छी है इसमें, वो कैसे है, कहाँ से प्राप्त होगी? वो लक्ष्मण के जो संवाद है वहाँ पर व्यंग्य दिखाई दे रहा है। तो लक्ष्मण की बातें लेकर ओहोमुनिसु महाभटमानी, इस तरह के प्रसंग लेकर उन्हें आपको विस्तार से समझाना है। उदाहरण ले लेंगे, कम से कम 2 जरूर लीजिएगा लक्ष्मण के संवाद में से, और उसे कहें कि यह व्यंग्य रूप में लक्ष्मण ने परशुराम से इस तरह से बात कही। तो सीधे सीधे अपमान भी नहीं किया, लेकिन व्यंग्य में ऐसी बात कही कि जो परशुराम को चुभ गई। प्रश्न 10 में आपको अलंकार पहचानने हैं, जो 9वीं कक्षा में आप बहुत बेहतर ढंग से सीख कर आए हैं। बाल बिलोक की बहुत में बाचा, अच्छा नहीं, बालकू बोली बधो नहीं तो ही, ब की आवृत्ति है 3 शब्दों में, बालकू बोली बधो, ब की आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस, अगर सिर्फ कोटि कुलिस अंडरलाइन होता तो हो जाता अनुप्रास। ये पूरी पंक्ति दी गई है, इसमें है सम, वाचक शब्द है उपमा का, तो ये हुआ उपमा अलंकार। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, जनु, जनुवाचक शब्द है उत्प्रेक्षा का, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। लखन उतर आहुति सरिस, सरिस वाचक शब्द है उपमा का, आहुति सरिस में उपमा। इसके नीचे जल संवचन, सम भी उपमा का वाचक शब्द है, इसमें भी उपमा। लेकिन पहली पंक्ति के अंतिम 2 शब्द जो हैं, भृगुवर कोप कृषाणु, कोप कृषाणु अर्थात क्रोध रूपी अग्नि, इसमें इन दोनों शब्दों में है रूपक अलंकार। फिर आता है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों में कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, कि जो क्रोध भी है ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर होता है, बस बात है संयम रखने की कि हम अपने वश में कितना रह पाते हैं, कि क्रोध की जरूरत पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों को की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्रोध नहीं आता, आप इतने अधिक सहनशील हैं कि कोई कैसा भी व्यवहार आपके साथ कर रहा है, अनुचित कर रहा है, हिंसा कर रहा है, आपके अधिकारों को छीन रहा है, और आप शांत हैं, तो कहता है उससे जो कष्ट मिलेगा, कष्ट दूर हो ही नहीं सकते। तो क्रोध की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है, तो एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं, निबंध लेखक हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी यह पंक्ति है कि उनके हिसाब से क्रोध जो है एक आवश्यक भाव है मनुष्य का, जो होना चाहिए। बात अलग है कि हमें उसे कब और कितने परिमाण में प्रस्तुत करना चाहिए। तो कहता है कि क्या क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए होता है या कभी कभी सकारात्मक भी हो सकता है। तो इसके पक्ष या विपक्ष में आपको अपना मत रखना है कि हमेशा नेगेटिव ही होता है या पॉजिटिव भी होता है। उदाहरण से एक उदाहरण मैं दे देती हूँ, बाकी आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। जैसे श्री राम हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत सामर्थ्य है, वीर योद्धा भी हैं, लेकिन बहुत विनम्र हैं। अब जब वो विनम्रता से सागर से उन्होंने 3 दिन तक प्रार्थना की थी कि वह उन्हें राह दे दे, तो सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई रास्ता नहीं दिया गया। उसके बाद उन्हें क्रोध आया, उन्हें दिखाना पड़ा कि मुझे यहाँ क्रोध दिखाने की आवश्यकता है, मेरे विनय को, मेरी विनम्रता को ये कमज़ोरी समझ रहा है सागर। तो समुद्र जो है उनके उस रौद्र रूप को देखकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो उन्हें रास्ता दिया। तो क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको आपकी प्रार्थना को बार बार अस्वीकार किया जा रहा है, तो वहाँ क्रोध स्वाभाविक हो जाता है। तो मेरे अनुसार यह सकारात्मक भी होता है। नकारात्मक केवल तब होता है जब हम अपने वश में ही ना रहें, जब हम सही और गलत का निर्णय भूल जाएं क्रोध के अंदर। तो एक कितने परिमाण में हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण जो है लगातार व्यंग्य बाण करते हैं। परशुराम का व्यवहार भी क्रोध से भरा हुआ है। तो तीनों का जो अलग अलग तरह का व्यवहार है,
तो कहता अगर आप इस सिचुएशन में होते, ऐसी परिस्थिति में होते, तो आपका व्यवहार कैसा होता। कि कोई जैसे मतलब परशुराम की तरह कोई आपके जीवन में है, आया है और ऐसा व्यवहार कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कुछ, तो आपका व्यवहार कैसा होता। राम की तरह होता, लक्ष्मण की तरह होता, या फिर दोनों की तरह, दोनों के स्वभाव का मिश्रण होता। तो ऐसा है कि अगर मान लो मेरे साथ कुछ हुआ है, कुछ समय धैर्य रखेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे, उसे बड़े प्रेम से समझाने का प्रयास किया जाएगा विनम्र भाषा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी। अगर सामने वाले पर उस बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वह समझने की स्थिति में ही नहीं है, अपने सामने वह किसी को कुछ समझता ही नहीं है, तो हो सकता है उस स्थिति में मेरा स्वभाव कुछ कठोर हो जाए, मुझे भी वाणी को गंभीर और कठोर करना पड़े। ऐसा नहीं है कि ये भाव नहीं होते, हर एक में होते हैं, और आवश्यक भी हो जाता है कि दूसरा समझे कि आपके पास भी वह सामर्थ्य और क्षमता है, वह आपके विनयशीलता को, विनम्रता को कमज़ोरी ना माने। तो वहाँ पर मेरा संतुलित होता, ना ही अत्यधिक विनम्र और ना ही अमर्यादित। अपनी बात ज़रूर रखना और मर्यादा में रहकर शब्दों का चुनाव ऐसा हो कि आप अपनी बात तो कहें, चाहे वो बड़े से कर रहे हैं, लेकिन तमीज़ की भाषा में और थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली ना अपनी बात पर, जैसे हम कहते हैं फर्म रहना चाहिए, टिके रहकर कि मैं ठीक हूँ, तो आपके पास वो तर्क हो, तार्किक ढंग से अपनी बात अवश्य रखें। अगला प्रश्न है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है। वो आप भली भांति जानते हैं कि आपका कोई परिचित है, उसका स्वभाव हो सकता है आपको पसंद हो और ना हो, तो आप किसी के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखनी है। सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है, कोई किसी ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, अलग अलग आर्ट में किसी का इंटरेस्ट हो सकता है। तो आपको कि किसी की क्षमता को कि मैं ही बेहतर हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, उसको हम कम समझे, उसकी कला को, उसके हुनर को, तो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ सोचकर आपको एक कहानी लिखनी है। अगला प्रश्न है, ऐसी कोई घटना याद करके बताइए, या डायरी में लिखें या अपनी कॉपी में लिखें कि आपने कभी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई हो, कि किसी के साथ, किसी के भी साथ, चाहे आप हैं चाहे कोई अन्य है, कोई गलत कर रहा है और आपने डटकर वहाँ पर उसका साथ दिया हो, या आप अपने लिए खड़े रहे हों। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी संकेत दे देती हूँ आपको, अयोध्या जो राम का क्षेत्र है वहाँ तो बोली ही जाती है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ बोली जाती है, जौनपुर आदि में। अब आप स्वतः ढूंढेंगे, किताब ढूंढें या नेट पर छानें, थोड़ा सा प्रयास आप भी करें, अवधी कहाँ बोली जाती है इसके बारे में लिखें। इसके बाद जो है शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें अवश्य पढ़िएगा। और अंत में फिर अगले पृष्ठ पर दिया गया है, यह भी जाने दोहा और चौपाई छंद जो हमने कहा है, पूरी कविता इससे संबंधित है। दोहा चौपाई छंदों की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी है, उसे पढ़िएगा। और अंत में लास्ट में जो कविता जहाँ खत्म होती है, परशुराम सहस्त्रबाहु की वह पौराणिक कथा है जिसे आपने अवश्य याद करना है। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ हमारी यह कविता यहाँ पूर्ण होती है। धन्यवाद।